दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारत का भूगोल खंड। इसमें हम अध्यायवार परीक्षाओं की दृष्टि से सभी इम्पॉर्टेंट तथ्यों और प्रश्नों को कवर करेंगे। साथ ही यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओएआरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला आपकी तैयारी और रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की वीडियो में हम भारत के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को कवर करेंगे। सामान्य परिचय में हम भारत के क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश जो हैं भारत के, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न बनेंगे उन सबको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारत का भूगोल खंड। सबसे पहले आइए भारत के सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। याद रखिएगा, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है और इसकी आकृति की बात करें तो ये अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है जो कि हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, अगर हम अक्षांशीय विस्तार के दृष्टि से देखें तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, क्षेत्रफल की बात करें एरिया के आधार पर तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे 6 देश बड़े हैं क्षेत्रफल में। तो उन 6 देशों को आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। किसके बाद? तो ये देश हैं, देखिए, रूस, कनाडा, अमेरिका। ऐसे याद करिए, 3 याद करिए, 6 का सेट बना लीजिए। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी दुनिया के 6 देश इससे जो है बड़े हैं भारत से। तो वो कौन कौन से देश हैं? सबसे अधिक क्षेत्रफल या सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राज़ील, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया और भारत अपना 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो साथी हमारे जानते भी हैं लेकिन रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान पर है। और अगर हम भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये 26 जनवरी 2020 से, देखिए तिथि आपसे पूछा जाए तो 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इससे पहले जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उसका निर्माण जो हमारा राज्य था पहले जम्मू और कश्मीर, उस राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ था। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत का क्षेत्रफल, तो ये तो आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का
कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार। याद रखिएगा, भारत में जो है विश्व की 17.5% जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निवास करती है। अगर हम भारत के मुख्य भूमि का विस्तार देखें तो आप देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ ये 3,214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण का ये जो विस्तार है भारत का 3,214 किलोमीटर, और पूरब पश्चिम का विस्तार यानी ईस्ट वेस्ट का विस्तार आप देख लीजिए 2,933 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा अधिक है जो उत्तर दक्षिण का भारत का विस्तार है, ये पूरब पश्चिम के विस्तार से। तो याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर उत्तरी दक्षिणी विस्तार है और पूर्वी पश्चिमी विस्तार भारत का 2,933 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार अगर जो हम मोटे तौर पर देखें तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर जो हम देखेंगे तो याद कर लीजिए दोस्तों, भारत का जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरी विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें हमने भारत की सामान्य स्थिति और इसके बारे में जान लिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थिति किस प्रकार की है। दोस्तों, एक और तथ्य बनता है यहाँ पर, आगे हम लोग बढ़ें इससे पहले जान लें, एक टर्म आता है भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारतीय सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय उपमहाद्वीप को भी आप समझ लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश शामिल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहा दोस्तों भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो इससे प्रश्न कैसे पूछे गए हैं यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ आदि परीक्षाओं में। जैसे एक प्रश्न बहुत ही सामान्य सा प्रश्न ले लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो ये 7वां बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5%, पूरी दुनिया की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब ये और अधिक हो गई है क्योंकि कोरोना पीरियड के चलते 2021 का जो जनगणना था वो नहीं हो पाया था। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछता है कि कौन सा कथन सही है। 3-4 कथन आपके दे दिए गए हैं, तो या कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। और सबसे पहले सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है।
अरुणाचल प्रदेश, और इसी नाम पर अरुण का अर्थ जो है सूर्य होता है, सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए इसका नाम जो है इससे स्पष्ट भी हो जाता है। अरुण यानी अरुणोदय या अरुणाचल सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो ये तो आपने जान लिया, और यहाँ से आसान से प्रश्न बनते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए जानते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार में कि भारत में जो अवस्थिति है वो किस प्रकार से है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और दक्षिण में हिंद महासागर है। साथ ही साथ अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध यानी अक्षांशी विस्तार की दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद कर लीजिए, आप जानते भी हैं। और देशांतरी दृष्टि से ये देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। तो ये जो है भारत की अवस्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अक्षांशी विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। दोस्तों अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसको जानना महत्वपूर्ण है। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो अगर जो हम पृथ्वी की इस तरह से संरचना करें और इसको हम लोग विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश माने, तो यहाँ से कोई कोणीय दूरी जो है, जैसे ये मिला दिया, यहाँ से कोणीय दूरी ये मिला दिया, तो इस तरह से जो ये रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं आप जानते हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों, जो कि पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा बीचों बीच है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं को व्यक्त करने के लिए जो है डिग्री यानी अंश, उसके अलावा मिनट और सेकंड। अंश ऊपर 0 का ऐसे लगाया जाता है, अंश मिनट और सेकंड से प्रदर्शित किया जाता है अक्षांश रेखाओं को। दोस्तों पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को, ये जो उत्तरी भाग है, इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो गोलार्ध है उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तर की ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको उत्तरी अक्षांश रेखा और ये दक्षिण वाली अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये विषुवत रेखा या जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। और आप जान लीजिए किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है, अगर जो पूरी पृथ्वी के ऐसे पूरी अक्षांश रेखाएं खींची जाएं। और यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, याद रखिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में कुल 89 रेखाएं, यानी 89 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो संख्या हो जाएगी वो 179 हो जाएगी, 89, 89 और 1। और किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी दोस्तों ये 111 किलोमीटर होती है। ये अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ सामान्य तथ्य थे। देशांतर रेखाओं के बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों। देशांतर रेखाएं, तो ये देशांतर रेखाएं किस तरह से होती हैं। देखिए देशांतर रेखा अगर जो हम पृथ्वी की इस तरह से कल्पना करें तो देशांतर रेखा जो है एक तो ऐसे हो जाएगी और उसके अलावा देशांतर रेखाएं ऐसे जो है
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो हैं ये देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। इसमें 0 डिग्री जो रेखा होती है इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। और ये जो ईस्ट है ये वेस्ट है, तो पूरब की पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिम वाली रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो हैं काल्पनिक रेखाएं हैं और ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच जो है ये लंदन में स्थित है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और इस प्रधान रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। और प्रधान यामोत्तर के पूरब आप जानते हैं कि पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिम में जो है पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं आप जानती हैं समानांतर होती थीं, ये समानांतर नहीं होती हैं। समानांतर नहीं होती हैं क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी जो है घटती जाती है और ध्रुवों से जब हम विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। और याद रखिए, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी, अगर हम विषुवत रेखा ऐसे माने तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ध्रुवों की ओर शहरी रेखाएं जाकर मिल जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आप तो जान ही रहे हैं। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, आप जानते हैं। और भारत का जो विस्तार है दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत का विस्तार जो उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में पाया जाता है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों में ही कटिबंधों में पाया जाता है। आप जान लीजिए दोस्तों कि ये जो ऊपर का भाग है उत्तरी हिस्सा ये उपोष्ण कटिबंध में आता है भारत का, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपका उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में दक्षिणी हिस्सा और उपोष्ण कटिबंध ये जो है उत्तरी हिस्सा भारत का उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं तो एक तो सामान्य प्रश्न ये बनता है कि भारत कहाँ तक विस्तार है, भारत का विस्तार अक्षांश और देशांतर में। तो आप जानते हैं भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और कर्क रेखा जो हम आगे पढ़ेंगे, कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो अब आ जाइए जान लेते हैं भारत और कर्क रेखा के बारे में। तो दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा कौन सी है, जैसे अगर जो हम पृथ्वी मान लें तो 0 डिग्री ये जो है विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के उत्तर में जो ये रेखा है 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट जो ये उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों, इसको कर्क रेखा कहा जाता है और ये रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों को याद करना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम से अगर जो हम पूरब की तरफ आएंगे तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात राज्य है, उसके बाद राजस्थान आता है, गुजरात के बाद पश्चिम से पूरब की ओर फिर मध्य प्रदेश यानी एमपी है हमारा, ये कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, देखिए त्रिपुरा और मिजोरम, याद कर लीजिए। ये कुल 8 राज्य हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर पूर्वोत्तर के हमारे त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्य ये कर्क रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, ये नदी है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये राजस्थान, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, जो प्रश्न बनेंगे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन दे देंगे, या कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, किन भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है और ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, और यहीं से जो भी प्रश्न बने हैं इनसे बनते हैं। तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो त्रिपुरा और मिजोरम हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आइए चलते हैं भारत के मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम पर। स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों, भारत का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो भारतीय मानक समय या कहीं का भी मानक समय क्या होता है? दोस्तों, मानक समय वो समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। तो ये किसी भी देश का स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय होता है। दोस्तों, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, इसको भारत का मानक समय कहते हैं, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की प्रामाणिक मानक रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और आप जान लीजिए, इसको भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है। IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी हो जाएगा, लेकिन ये भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत का मानक समय है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इससे लिया जाता है। और ये देशांतर रेखा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्ज़ापुर दोनों ही जगह आ जाते हैं, पूछता है। तो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये GMT से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो सामान्य सा है, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भारतीय मानक समय कहा जाता है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ये दोस्तों भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे है और ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से गुजरती है। और आप जान लीजिए कि बृहद देशांतरी विस्तार के कारण भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य गुजरात है। इन दोनों राज्यों के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। याद रखिएगा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर परीक्षाओं में बनते हैं सबसे अधिक, कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा। इसको आप कैसे दिखाएंगे, कौन कौन से राज्य हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश, देखिए एक प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, 2 हो गए मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य आप लोग बताइए। चौथा है ओडिशा, और 5वां हमारा है आंध्र प्रदेश। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
ये रेखा आप जान लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ये 5 राज्यों एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और देशांतर रेखाएं आप देखिए, जीरो के पूर्व और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। जीरो के 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर के जो पूरब और पश्चिम में कुल 180 तक देशांतर रेखाएं होती हैं और ये टोटल 360 रेखाएं होती हैं दोस्तों, 360 रेखाएं हैं। तो ये आप जान लीजिए कि प्रधान यामोत्तर के पूर्व में 180 तक सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिम के 180 देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और दोस्तों 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कुल 4 मिनट का समय लगता है। और इस तरह से अगर जो आप देखें तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 15 डिग्री देशांतर घूमने पर कुल 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट और 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों भूपृष्ठ पर, जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है, उस पर 180 डिग्री पूरब और पश्चिमी यामोत्तर के साथ लगभग सब स्थल खंडों को छोड़ते हुए जो निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीटी इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री पूर्व और पश्चिमी यामोत्तर के लगभग, 0 नहीं, 180 डिग्री ईस्ट और पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के लगभग जो सभी भूस्थलों को जो छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, आप जान लीजिए देशांतर रेखाओं से। यहाँ पर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं से प्रश्न बनते हैं कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी रात्रि के 12 बजे हैं, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति कहाँ पर होगी? तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 6 घंटे के अंतराल पर जो है 15 डिग्री मतलब 90 डिग्री, 15 डिग्री इंटू 6 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 15 डिग्री 1 घंटा होता है। तो भारत का मानक समय जो है आप जान लीजिए कि कितना होता है दोस्तों? 82.5 डिग्री। 82.5 में 90 और जोड़ देंगे तो 172 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न बनता है जो कि हम जानते हैं, भारत के जो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, यानी गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित समय में कितने घंटे का समय अंतराल होता है? तो हमने पढ़ा ही है कि दोनों के समय में कुल 2 घंटे का, दोनों राज्यों के समय में 2 घंटे का समयांतराल पड़ता है। और इसके अलावा एक प्रश्न और ऐसे बनता है कि कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी IST देशांतर के निकटतम है? विकल्प अगर जो रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद है तो सही उत्तर इसमें रीवा हो जाएगा। एक प्रश्न और देखिए यहाँ पर बना है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से। तो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि किन राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर ये नहीं गुजरती है। तो इस तरह से जो प्रश्न बनेंगे आप बहुत ही आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। अब आइए भारत के दूरस्थ बिंदु जो हैं, दूरस्थ बिंदु, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दूरस्थ बिंदुओं की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की बात करें तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है, उत्तरी राज्य
उत्तरी राज्य अब जम्मू कश्मीर नहीं हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हम अभी बताएंगे कैसे होगा। हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य जो है ये तमिलनाडु है। तो 31 अक्टूबर 2019 से ये स्थिति है। क्यों? तो आप जान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर राज्य हमारा था JNK, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब ये राज्य यानी सामान्य राज्य की श्रेणी में नहीं रह गया है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इन चारों जो है दोस्तों आप जान लीजिए कि इन जो चारों छोरों पर सर्वाधिक जो अंत्य बिंदु हैं जिनको हम दक्षिणतम, उत्तरतम, पूर्वी और पश्चिमी कहा जाए, तो सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु जो है ये कौन सा है? ये है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट दोस्तों ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है और ये कहाँ पर स्थित है? ये इंदिरा कोल वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। सुदूर पश्चिमी बिंदु गौहर मोती या गुहार मोती इसको कहा जाता है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। और सुदूरतम पूर्वी जो बिंदु है हमारा वो किविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपके मिल गए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास है, और सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, और पूर्वी बिंदु किविथु ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से कई प्रश्न बने हैं कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है, ये प्रश्न अगर जो आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है, आपको जो है कौन सा बिंदु पूछा जाएगा? तो अक्षांश में पूछा जाएगा और देशांतर में। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य बिंदु का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु 23 डिग्री 713 मिनट देखिए, और यानी उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती है। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य बिंदु का जो पश्चिमी बिंदु है, सुदूर पश्चिम का बिंदु है, ये 68, याद कर लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। अब ये तो आपने जान लिया जो भारत की स्थिति थी, दूरस्थ बिंदु थे कौन कौन से हैं। और दोस्तों अब आप एक चीज़ और कंफर्म कर लीजिएगा, प्रश्न अगर जो पूछेगा सुदूर उत्तरी राज्य कौन सा है, तो राज्य सुदूर उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। सुदूर उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। राज्यों में आप देख लीजिए, राज्यों में सुदूर दक्षिणी जो बिंदु है वो राज्य, सुदूर दक्षिणी राज्य जिसको कहा जाए वो तमिलनाडु हो जाएगा। लेकिन बिंदु ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। अब आइए एक अगला पॉइंट जो है, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है। यहाँ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी देखिए, बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन स्थल क्या है? जो प्रश्न बनता है कि वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो याद रखिएगा वो स्थल है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए सीमावर्ती देशों के बारे में लास्ट में हम देखते हैं, भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखिए भारत के निकटतम पड़ोसी देश आप जानते हैं दोस्तों, देखिए पाकिस्तान है। कौन कौन देश हैं आप बताइए? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इसके अलावा चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और कौन सा देश है बताइए? बांग्लादेश, फिर मालदीव,
और श्रीलंका। ये इतने देश हैं दोस्तों। ये भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। और आप जान लीजिए, देश की जो सीमा है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किससे मिलती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। भारत की जो ये कितने देश हो गए निकटतम पड़ोसी देश? तो याद रखिएगा, कुल 9 देश हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश में 9 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किससे मिलती है? तो उत्तर में भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों आप जान लीजिए कि चीन से मिलती है और नेपाल से। भारत की उत्तरी सीमा जो है स्थलीय सीमा चीन और नेपाल से। उत्तर पश्चिम की सीमा दोस्तों अफगानिस्तान से मिलती है, याद रख लीजिएगा। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से भले ही छोटी सी मिले। पश्चिम की सीमा भारत की पश्चिम में पाकिस्तान है। पूरब में कौन कौन से देश हैं? एक तो बांग्लादेश है, एकदम सटा हुआ बांग्लादेश, और दूसरा म्यांमार है। ये पूरब की सीमाएं हैं। और उत्तर पूर्व में भारत की सीमा भूटान से मिलती है, याद कर लीजिए। तो भारत की स्थलीय सीमाएं जो साझी होती हैं वो उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। और भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा रेखा ये बांग्लादेश से मिलती है। दोस्तों एक तथ्य और आता है, मान लीजिए विकल्पों में कई विकल्प एक साथ आ गए हों, तो भारत की भू सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर और इसके द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो भारत की भू सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपों सहित भारत की तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पड़ोसी देशों के साथ जो भारत की सीमा रेखा है वो किस तरह से मिलती है? देखिए, पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा रेखाएं, देखिए बांग्लादेश की सीमा रेखा भारत से सबसे अधिक, या भारत से लगती हुई सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, जो कि 4,096.7 किलोमीटर लंबी है। चीन से जो सीमा लगती है वो 3,488 किलोमीटर है लंबी। पाकिस्तान से भारत की सीमा काफ़ी लंबी है, 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। नेपाल से 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है, याद कर लीजिए। म्यांमार से थोड़ा छोटा 1,643 1640 किलोमीटर 43.0। भूटान से 699 लगभग 700 किलोमीटर सीमा रेखा भूटान से मिलती है, और अफ़गानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर। तो अफ़गानिस्तान से कितनी हमारी सीमा रेखा 106 किलोमीटर मिलती है। और अब अफ़गानिस्तान से जो टच हमारा राज्य है इसको याद कर लीजिएगा, अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो कि हमारा अफ़गानिस्तान से मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा आप जान लीजिए अफ़गानिस्तान से लगती है। और बांग्लादेश से जो लगने वाले राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हैं। अफ़गानिस्तान से केवल एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है, जो कि अफ़गानिस्तान से इसकी सीमा बनती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के मध्य जो सीमाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी सीमा है? सीमा रेखा का नाम तो एक है बहुत ही महत्वपूर्ण, रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है ये किससे किससे मिलती है आप जान लीजिए। ये आप जानते हैं भारत और किससे? पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान से। दूसरी सीमा रेखा मैकमोहन भी कहा जाता है। मैकमोहन सीमा रेखा ये भारत और
चीन के बीच की सीमा रेखा है, हालांकि ये बहुत ही विवादित रेखा है। इसके अलावा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा आप जानते हैं दोस्तों कि ये भारत और अफ़गानिस्तान से तो मिलती ही है, और ये रेखा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी मिलती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी डूरंड रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत और पड़ोसी देशों के मध्य जो सीमा रेखाएं हैं उसमें रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन भारत और चीन के मध्य, और डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य। और भारत के समुद्री, स्थलीय नहीं, समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे नज़दीक में श्रीलंका है और मालदीव। इनकी सीमा जो है ये हिंद महासागर में स्थित ये दोनों द्वीपीय देश हैं, और इनसे भारत जो है समुद्री सीमा एक तरह से साझा करता है। तो बहुत ही सामान्य सा है दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है ये अध्यारोपित सीमा रेखा है, जो कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था, और इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया। मैकमोहन रेखा 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा से पृथक होता है, और कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा 1893 में दोस्तों अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से ये सीमा रेखा डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी। और समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम पड़ोसी देश आप जानते हैं कि श्रीलंका है। ये पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है, और इसका जो पाक जल डमरू मध्य है इसका नामकरण दोस्तों रॉबर्ट पाक यानी PAL के रॉबर्ट पाक के द्वारा किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहे भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के संबंध में। एक दो और महत्वपूर्ण तथ्यों से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे दोस्तों। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा, इसको हम ऐसे बता रहे हैं, भारत का त्रिपुरा राज्य ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है भारत का त्रिपुरा राज्य। और इसके अलावा आप जान लीजिए लद्दाख और सिक्किम के भी 3 ओर सीमा रेखा है। लद्दाख और सिक्किम जो हमारे राज्य हैं इनके भी 3 तरफ से इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल लाइन से ये जुड़े हुए हैं। आप जान लीजिए भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत और म्यांमार के मध्य जो हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं, भारत और म्यांमार के बीच जो प्राकृतिक सीमा है वो कौन बनाता है, तो इसको जान लीजिए। भारत और म्यांमार के बीच जो उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय की, अराकान योमा और नागा तथा पटकाई, ये सब स्थलीय सीमा बनाती हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर की नहीं लगती है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है। डूरंड लाइन किसके किसके बीच स्थित है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों में भारत का युग्म कौन सा है, तो सिक्किम और बिहार नेपाल से सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी नेपाल से सीमा बनाते हैं। और एक प्रश्न पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, आप जानते हैं सर रेडक्लिफ के द्वारा। इसके साथ साथ भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो मैकमोहन रेखा आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच है। और किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो ये पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। एक प्रश्न और बनता है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो ये है सिक्किम।
हमने चर्चा भी की है। ये प्रश्न याद रखिएगा कि सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो 3 देश नेपाल, भूटान और चीन। देखिए, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं दोस्तों ये सिक्किम की सीमा रेखा। और इसके अलावा भारत के किन राज्यों के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो आप जानते हैं त्रिपुरा, लद्दाख और सिक्किम। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार है उसका अवरोही क्रम पूछ लेता है, या पूछ ले कि सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र मैंने कहीं पे पढ़ा था, और कि बचपन में MBA करने का सपना था। MBA बचपन से मेरा MBA करने का सपना था। तो ये भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले बड़े से छोटे राज्यों का क्रम हो जाएगा। बी से बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान। देखिए, बहुत आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। बचपन MBA, तो सी से पाकिस्तान हो जाएगा 1 2 3, BCP, N से नेपाल हो जाएगा। देखिए, नेपाल। इसके अलावा MBA, BCPN हो गया बचपन, BCHPN बचपन, नेपाल। M से आप जान लीजिए कि म्यांमार हो जाएगा। फिर B से भूटान हो जाएगा, भूटान हो गया। A से कौन सा? अफ़गानिस्तान हो गया। तो बहुत ही आसानी से ये भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले ये जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, इनका अवरोही क्रम है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान बनाता है। BCPN MBA, आप यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था भारत के भूगोल के अंतर्गत, ये भारत के सामान्य परिचय को समझने के लिए। और इस सामान्य परिचय में हमने भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत और कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, मानक समय ये किन राज्यों से गुजरती है, भारत के दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देशों के बारे में इसमें हमने विस्तार से देखा। और कौन कौन से प्रश्न इन टॉपिक से पूछे गए हैं या बने हैं उनको भी हमने कवर किया। और ये वीडियो आपकी तैयारी, आपकी समझ के लिए, रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।